Good evening, friends. In the last lecture, that is in the lecture 4, we covered two important topics of the polity syllabus under the GS2 paper of UPSC Civil Service Examination. So, the GS2 paper can be divided into three segments, as I have told you earlier as well. It includes international relations, social inequalities or social justice, and polity, constitution, and governance. So, we are starting with our polity syllabus. In the last lecture, we covered two important things. Our we started with the evolution part of the Indian Constitution, और इसके पहले का historical underpinnings we have covered it in the more earlier lectures in the previous part. So, in the last lecture we covered mainly two important topics. पहला evolution of the Indian Constitution and struggle for our Indian Constitution. So हमने इसको एक historical way में पढ़ा था, तब से लेकर जब से ब्रिटिश इंडिया में आया तब से लेकर या मॉडर्न पीरियड की शुरुआत से लेकर टिल 15th ऑफ अगस्त 1947 तक कंडीशन क्या थी कि या पिछले लास्ट इस डेट के पिछले लास्ट 100 years में हमारे स्ट्रगल कहा कितने हमारा स्ट्रगल कैसा था हमारे खुद के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पाने के लिए, और साथ ही जो आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, फंडामेंटल राइट्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड व्हाट वी से इक्वालिटी पॉलिटिकल राइट्स, इनको इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? क्योंकि दीज प्रिंसिपल्स हैव इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स. सो वी अंडरस्टूड दिस पार्ट ओनली टिल 1947. सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, इन जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, और कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बन के तैयार हो पाया 26 ऑफ नवंबर 1949, जो कि फुल्ली फंक्शनल वे में एनफोर्समेंट में आया 26 ऑफ जन 1950 से. तो हमने इस पार्ट को अभी तक कवर अप नहीं किया है. ये पार्ट किस चीज को मेंशन करता है? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस बॉडी ने बनाया, उस बॉडी की कॉम्पोजिशन क्या थी, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, इसे कितना टाइम लगा, क्या क्या वैल्यूज थी, एंड ऑल दिस थिंग्स. सो टुडे मेनली वी आर गोइंग टू कवर अप विद द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू पेज, जिसका हम नाम रखते हैं लेक्चर 5. Your page color should be black. Okay, now let's start. So in today's lecture we will cover the making of the Indian Constitution. और in the end दोस्तों, पिछले कुछ lectures में there has been a demand by some of the students regarding coaching. They are confused कि whether we should take the coaching for the UPSC civil service exam or not. तो बहुत सारे बच्चों को कुछ doubts रहते हैं. So I must clarify your doubts that regarding your UPSC exam, यदि हम कोचिंग का कंट्रीब्यूशन देखें भी तो इट इज ओनली 25%. 25% इज कोचिंग. व्हाई? टू गिव यू सम डायरेक्शन. यदि आपको नहीं पता है ये डायरेक्शन, या आप पाथ कह लीजिए से, या आप गाइडेंस कह लीजिए, यू कैन ऑल्सो गेट दीज थिंग्स फ्रॉम टॉपर्स इंटरव्यू, फ्रॉम सम यूट्यूब चैनल्स लाइक अवर्स. तो कोचिंग आपको सिर्फ डायरेक्ट करेगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है. उसके बाद 50% जो है वो आपकी मेहनत है, ये आपको खुद ही कवर अप करना पड़ेगा. इट डिपेंड्स ऑन यू. और जो रेस्ट 25% है, दिस इज योर लक. हमें मान के चलना पड़ेगा ये लक फैक्टर होता है, बिकॉज ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर वेरी लेस सीट्स, और सिलेबस भी वास्ट है. तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड, और इट माइट बी द बेस्ट डे जब आप एग्जाम दे, तो देयर कैन बी सम रॉन्ग सर्कमस्टांसेस. तो ये फैक्टर तो है. सो व्हाट आई वांट टू से यू दैट आई, as owner of this YouTube channel, guarantee you that we will provide you all the necessary things or the resources that you need to clear this exam. We will provide you the necessary guidance. और apart from this, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ lectures लेकर ये satisfaction नहीं मिलती है कि आपकी preparation properly हो रही है, so from today on we will also give you some assignments. We will also give you assignments on regular basis, जिनको कवर अप करके उसके साथ साथ लेक्चर लेके और फ्यूचर में हम जो आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताएंगे उनको फॉलो करके आप इस एग्जाम को देने के लिए इजीली एलिजिबल हो सकते हो, और इस पोजीशन में हो सकते हो कि आप इस एग्जाम को दे पाए. सो वीडियो के एंड में हम आपको कुछ असाइनमेंट्स देंगे. एज ऑफ नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर, जो कि हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है
मतलब एक बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी, इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। इसकी पहली बार डिमांड एम एन रॉय की तरफ से आई थी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे, इन 1934। उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए। 1935 में कांग्रेस ने भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। 1938 में यदि हम बात करें तो नेहरू रिपोर्ट में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की थी कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जो कि बाय द इंडियंस हो, फॉर द इंडियंस हो एंड ऑफ द इंडियंस हो, जो कि इंडियंस के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। इसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश नीडेड सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, प्लस दे नीडेड सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिकॉज दे हैड अ फियर दैट इफ they go for war, some other countries like Japan or Russia, they might take aggressive position, and as a result they may टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो उनके अंदर एक फियर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वॉर लड़ने जाएं और हमारी इस टेरिटरी को कोई और एनेक्स कर ले। सो दे नीडेड सपोर्ट ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग द वॉर सो एज टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी। तो भाई हुआ क्या 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 स्टेप्स थे। 1940 में थ्रू ऑगस्ट ऑफर दे एक्सेप्टेड कि ठीक है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, बट ये सारी प्रोसेस जो होगी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद होगी। अभी भी अनरेस्ट चल रहा था एंड इंडियंस वर नॉट सपोर्टिंग देम द वॉर। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए, जिसे हम क्रिप्स प्रपोजल के नाम से भी जानते हैं। तो क्रिप्स प्रपोजल में था क्या? इसके पहले जो ये क्रिप्स प्रपोजल था, इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल दिया रिगार्डिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, और साथ ही इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल भी बताया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। बट कंडीशन सिर्फ एक है, और वो कंडीशन ये है कि आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लागू होगा। एंड वी न्यू कि ब्रिटिश आर दी चीटर्स, उन्होंने पहले भी हमसे वादे किए हैं और फिर उन वादों को तोड़ा भी है बुरी तरीके से इन 1909 एंड बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में जो उन्होंने हमें धोखा दिया, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की है। सो we didn't trusted them. If you want to understand this history in detail, you can watch the previous lecture. I am just telling you the background. So क्रिप्स प्रपोजल के बाद जब सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक एक्सटर्नल प्रेशर भी बन रहा था ब्रिटिश इंडिया के ऊपर। यूएसए, चाइना और रशिया प्रेशराइज कर रही थी कि अब आप इंडिया को एज अ कॉलोनी छोड़िए। साथ ही ब्रिटेन में भी एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई थी जो चाहती थी कि अब हमें इंडिया को एज अ कॉलोनी रिलीज कर देना चाहिए, बिकॉज ब्रिटिश हैज सफर्ड ह्यूजली, उन्हें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर। साथ ही इंडिया में काफी अनरेस्ट चल ही रहा था। तो फाइनली इंडिया में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। क्रिप्स प्रपोजल की हम जो बात कर रहे थे, तो क्रिप्स प्रपोजल की कंडीशन ये थी, बट द प्रॉब्लम विद क्रिप्स प्रपोजल हैपेंड दैट मुस्लिम लीग rejected that idea. Now Muslim League wanted two nation theory. मुस्लिम लीग सेड कि नाउ यू क्रिएट टू ऑटोनॉमस स्टेट्स, और दो ऑटोनॉमस स्टेट्स बनाइए, जिसके लिए दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाइए। दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, एक होगी पाकिस्तान के लिए, एक इंडिया के लिए होगी, और ये दोनों ही असेंबलीज दोनों ही देश के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी। सो ये आइडिया तो क्रिप्स प्रपोजल में रिजेक्ट होना ही था। It was not so easy to divide India. Neither Congress supported this idea, neither the British administration was in favor of this idea. तो होता क्या है? मार्च 1946 में in uh, let's start from here. We are starting main agenda for today. यहाँ तो in March 1946 इंडिया में आया कैबिनेट मिशन प्लान। इंडिया में आया कैबिनेट मिशन प्लान। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यदि आप जाना चाहें तो इसमें मेनली तीन मेन मेंबर्स थे। पहले इनका नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इस तरीके की डिटेल्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। दूसरे थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि पहले भी इंडिया में आ चुके थे। और तीसरे थे सर एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीन लोग प्लान के इस प्लान को लेकर आए। कैबिनेट मिशन प्लान ने दो चीजें की। पहला, इन्होंने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था फॉर टू डिफरेंट स्टेट्स, फॉर टू ऑटोनॉमस स्टेट्स, इस आइडिया को उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी चीज, उन्होंने एक स्कीम बनाई, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि दिस इज उन्होंने एक प्रपोजल दिया जैसे कि मुस्लिम लीग और आईएनसी, जो कि उस टाइम की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी,
उन दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया। दे सेड कि नाउ यू कैन प्रिपेयर अप योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मार्च 1946 में ये आए और मई 1946 में इन्होंने ये प्लान प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड बी मेड एंड हाउ दिस असेंबली वुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ठीक है, सो ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाएगी, ये उन्होंने एक पूरी प्रोसेस बता दी। तो अब सवाल ये है कि मई 1946 में इन्होंने प्लान दिया और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है 9th ऑफ दिसंबर 1946। तो ये जो टाइम है बीच में, ये कहाँ गया? सो दिस टाइम वाज इन्वेस्टेड इन इलेक्शन, और या फिर आप कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस बॉडी। इस बॉडी को बनाने में ये टाइम लगा, लगभग इतने महीने का टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने में लगता है। तो दोस्तों, हमारे पास टास्क क्या था? जो मेन टास्क था वो ये था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है जो कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो हमारा टास्क था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाना। बट सवाल ये है कि इसके मेंबर्स कौन होंगे? हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि उस टाइम पर इंडिया में इंडिया का डिवीजन कैसे था। तो इफ वी से देयर वर सम प्रेसिडेंसीज, ठीक है, देयर वर सम प्रेसिडेंसीज जो कि ब्रिटिश कमिश्नर्स के कंट्रोल में होती थी। फिर थी ब्रिटिश प्रोविंसेस, देयर वर 11 प्रोविंसेस, ठीक है। प्रेसिडेंसीज ये जो कुछ बड़े स्टेट्स थे ये 4 थे, और ब्रिटिश प्रोविंसेस 11 थी। और इसके अलावा थे प्रिंसली स्टेट्स जिनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, राइट। तो ये तो इनकी संख्या काफी ज्यादा थी। और उसके बाद थी अदर टेरिटरीज जो कि बहुत छोटी छोटी थी, कोई डच की टेरिटरी, कोई पोर्चुगीज की टेरिटरी, जिस पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सो कैबिनेट मिशन प्लान ने एक आइडिया दिया कि द मेंबर्स द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द मेंबर्स टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम टू वेज। पहला, इलेक्शन, इलेक्शन होगा कुछ लोगों का। इलेक्शन किस दो तरह के होते हैं? एक होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो दिस वाज द केस। अब दोस्तों, डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है? जैसे यदि हम आज की बात करें तो इन द केस ऑफ लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेचर, जब हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज और विधायक को इलेक्ट करते हैं, तो वी इलेक्ट देम डायरेक्टली। हम खुद उन्हें वोट करते हैं, हम खुद उन्हें वोट करते हैं। और यदि हम बात करें इनडायरेक्ट इलेक्शंस की, तो जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, इनको इलेक्ट कौन करता है? तो दोस्तों, इनको इलेक्ट करते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और वो एमएलएज जिन्हें हमने डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट किया था। सो दीज पीपल्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ये आज की बात है, वही उस टाइम पर होने वाला था। डायरेक्ट इलेक्शन यदि हम करवाते तो हमें इंडियन पॉपुलेशन को डायरेक्ट वोट करने का अधिकार होता, बट वी डिडंट चूज दिस प्रोसेस, वी चूज इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे दे विल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या थी, ठीक है, ये भी हम जान लेते हैं। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज वर एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हुआ क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन न्यू कि सेकंड वर्ल्ड वॉर माइट हैपन and they will need support of Indians again as it happened in the first world war, as I have told you in the earlier lectures. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने काफी अच्छी पॉलिसीज बनाई, और इवन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे प्रोविजंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए गए हैं। इसीलिए कभी कभी क्रिटिसिज्म में ये कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इन प्रोविंसेस के लिए, ये जो 11 प्रोविंसेस हैं, इनमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए इलेक्शंस करवाए थे ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइज। अब लिमिटेड फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों, हम यदि आज की बात करें तो अभी हम इलेक्शन में जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है? एवरीवन
who is above the age of 18 is allowed to vote. ठीक है, everyone who is above the age of 18 is allowed to vote irrespective of his caste, क्लास, वो रिच है या पुअर है, उसकी जो वोट की वैल्यू होती है वो एक ही होती है। लेकिन इन्होंने लिमिटेड फ्रेंचाइज ऑप्ट की थी। इन्होंने कहा था कि इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, इसमें इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो मेंबर्स होंगे दे विल बी इलेक्टेड बाई वोटर्स, लेकिन इनको वोट करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को होगा जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे करते हैं, दूसरा जो एजुकेटेड है, ठीक है, और तीसरे कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। सो दिस वाज अ क्वालिफिकेशन। तो जिनके पास टैक्स, जो टैक्स पे करते थे, जो एजुकेटेड थे, जो प्रॉपर्टी थी जिनके पास, सिर्फ उन्हीं को ये अधिकार दिया गया कि ये लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को चुने। तो ये चुने गए इन इलेक्शंस विच हैपेंड इन 1936 टू 1937, इस दौरान हुए थे। और इन्हीं लोगों को, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर थे, इन लोगों को ये टास्क दिया गया कि हर रीजन से वहां की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है कुछ मेंबर सिलेक्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो पहला मेथड था कि हम इलेक्शन करवाएंगे, वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन, और हर एरिया से, जिस जिस एरिया से हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को आना है, उस एरिया की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ लोगों को इलेक्ट करेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपना योगदान देंगे। दूसरा मेथड जो कॉन्स्टिट्यूएंट कैबिनेट मिशन प्लान ने सजेस्ट किया वो था नॉमिनेशन का। तो दोस्तों फर्क कहाँ था? फर्क था ये, इलेक्शन होने थे इन दो सीट्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश की प्रोविंसेस थी। लेकिन रही बात प्रिंसली स्टेट्स की, तो यहाँ तो अभी भी किंग्स का काफी हद तक कंट्रोल था। तो किंग्स को ये मौका दिया कि अपने यहाँ के रिप्रेजेंटेशन के लिए आप कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भेजिए जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करेंगे। हालांकि प्रिंसली स्टेट ने शुरुआत में इसमें अपना कोई योगदान नहीं दिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट किया। बट लेटर जैसे जैसे पार्टीशन करीब आया, जैसे जैसे इंडिपेंडेंस करीब आई, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। सो क्या डिसाइड हो गया? टिल नाउ वी हैव डिसाइडेड कि देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके मेंबर्स इलेक्शन के थ्रू और नॉमिनेशन के थ्रू इलेक्ट होंगे। सो वी डिसाइडेड दिस थिंग। नाउ नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाने वाले हैं, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, इसमें कितने मेंबर्स होंगे, कैबिनेट मिशन प्लान का इस पर क्या व्यू है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी हमारी, हाउ मेनी मेंबर्स इट विल हैव। तो इसके लिए भी कैबिनेट मिशन प्लान ने एक आइडिया सजेस्ट की। व्हाट आइडिया डिड दिस सजेस्टेड? तो यदि हम उस टाइम की बात करें तो इंडिया की उस टाइम पर पॉपुलेशन थी, वो थी लगभग 350 से लेके 400 मिलियन के बीच में, 350 से 300 मिलियन के बीच में। सो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन थी, तो इट वाज अज्यूम्ड कि शायद इंडिया की पॉपुलेशन लगभग लगभग 389 मिलियन है। सो एक रेशियो डिवाइस किया गया कि फॉर एवरी 1 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, 1 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाई 1 मेंबर। तो रेशियो क्या हो गया? द रेशियो वॉज 1:1 मिलियन, यानी कि 1 पर्सन विल रिप्रेजेंट 1 मिलियन पीपल। तो अब इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी? 389 million. So how many members should represent this population? The answer is 389 people. So it was decided that the total number of members in this assembly will be 389 because the population of India is 389 million and one person should represent 1 million of the population. ठीक है, तो यहां तक ये बात क्लियर हो जाती है कि 389 members elect होंगे and these members will be elected इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, सो शुरुआत, अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं और अच्छे से कि ये टाइम, कितना टाइम किस चीज में लगता है। सो कैबिनेट मिशन प्लान ने जो अपनी स्कीम रखी वो मई में रखी 1946। इलेक्शंस कंडक्ट होना स्टार्ट हुए इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। इस बीच ये सब डिसाइड हो रहा था कि किस रीजन से कितने लोग आएंगे, क्योंकि यदि हम बात करें उस टाइम की तो देयर वर 11 प्रोविंसेस। ब्रिटिश इंडिया में 11 प्रोविंसेस थी जहां जहां इलेक्शन होने थी। ये 11 प्रोविंसेस कौन कौन सी थी? दीज 11 प्रोविंसेस वर मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल, असम एंड सेंट्रल प्रोविंस। और 11 प्रोविंसेस के अलावा 4 कमिश्नर प्रोविंसेस थी जहां पर ब्रिटिश के कमिश्नर
रेगुलेट करते थे और इन प्रोविंसेस में गवर्नर्स होते थे। तो ये जो 4 कमिश्नर्स थे ये थी दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान जो कि अब के पाकिस्तान में है। सो इलेक्शंस वर स्टार्टेड इन जुलाई अगस्त, राइट। तो एज इट वाज डिसाइडेड कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे इस असेंबली में वो 389 होंगे, जिनमें से कुछ लोग इलेक्शन के थ्रू आएंगे और कुछ लोग नॉमिनेशन के थ्रू आएंगे। सो इलेक्शन के थ्रू कितने लोग आएंगे? सो इट वाज डिसाइडेड दैट बाय द मोड ऑफ इलेक्शन देयर विल बी 296 सीट्स। 296 सीट्स फिल की जाएंगी थ्रू द इलेक्शंस फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस। और दूसरा मेथड जो फॉलो होना था वो था नॉमिनेशन का, जैसे कि हमने जाना ये कहां से होना था? प्रिंसली स्टेट से। तो बाकी बची 93 सीट्स, 93 सीट्स जो कि फिल होनी थी प्रिंस स्टेट से, और वहां के प्रिंसेस को नॉमिनेट करना था या फिर 93 मेंबर्स को भेजना था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो इलेक्शन का रिजल्ट क्या है? इलेक्शन का रिजल्ट कुछ इस तरह रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 208 सीट्स, मुस्लिम लीग वन लगभग 73 सीट्स, और अदर्स जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर कोई कोलिशन, दीज पीपल्स वॉन 15 सीट्स। अब बची 93 सीट्स नॉमिनेशन की। तो गाइज दीज सीट्स रिमेन वैकेंट। प्रिंसली स्टेट्स ने बॉयकॉट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। क्यों? भाई सिंपल सी बात है, दे वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का पता था कि नाउ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट टू गो फ्रॉम इंडिया एंड इट इज द चांस थ्रू विच वी कैन गेट अवर इंडिपेंडेंस बैक। सो फॉर इंडिपेंडेंस, विद द होप ऑफ इंडिपेंडेंस, they decided to remain away from constituent assembly, but still we continued, we started our job of making Indian constitution. So this was the scenario. Elections conduct हुए, 208 सीट्स कांग्रेस को मिली, 73 सीट्स मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीट्स अदर्स को मिली, जैसे कि जो अदर पार्टीज जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया था। सो व्हाट हैपेंड, हम जो समझ रहे थे वो ये था कि जुलाई और अगस्त में इलेक्शंस हुए एंड बाय द मंथ ऑफ नवंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी। मतलब ये सब तय हो चुका था कि इसमें कौन कौन इसके मेंबर हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट दिस बॉडी मेट टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने जाना कि कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया in March 1946. In May 1946, they planned a scheme of how the Constituent Assembly will be made, how it will make constitution for India, which satisfied the demands of Muslim League and also of the Indian National Congress. So ये सब कुछ decide हो गया. Now the main thing was to happen. The main thing was which was to be started from now was making of the Indian Constitution. यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमने बनाई थी इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसका अनदर फीचर ये था कि इट हैड मेंबर्स ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसकी हमने बात नहीं की थी। लेट अस टॉक अबाउट दिस क्रिटिसिज्म एज वेल। तो देयर वाज दिस क्रिटिसिज्म कि शायद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए इसमें सभी सेक्शंस के मेंबर्स थे। इसमें मुस्लिम्स भी थे, इसमें सिख भी थे, इसमें एंग्लो इंडियंस भी थे, इसमें इंडियन क्रिश्चियंस भी थे, इसमें पारसीज भी थे, इसमें वुमेन्स भी थे, और उस टाइम की सभी एमिनेंट पर्सनैलिटीज जैसे कि नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर, ये सभी थे एक्सेप्ट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को छोड़कर उस टाइम की जो जो पॉपुलर पर्सनैलिटीज थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी एंड इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। दूसरा जो इसका एक क्रिटिसिज्म होता है वो ये होता है कि इट इज वाज नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जो ऑप्शन दिया हमने वो ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया बिकॉज वी वर ऑलरेडी हंग्री टू मेक अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। एटलीस्ट हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते थे। मुस्लिम लीग सपोर्ट नहीं कर रही थी, स्टिल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रेडी टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिंसली स्टेट्स ने भी बॉयकॉट किया था, फिर भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयार थे बिकॉज वी वांटेड अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एट एनी स्टेज, एट एनी पॉइंट। सो अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने बाई प्रोग्रेसिव तरीके से इससे अब तक ये हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर को 1946 को। ठीक है, अब हुआ क्या? प्रिंसली स्टेट्स तो ऑलरेडी नहीं आए थे,
और बाय दिस टाइम मुस्लिम लीग ऑल्सो बॉयकॉटेड। क्यों? क्योंकि उन्हें फिर से उनकी डिमांड थी सेपरेट नेशन की, पाकिस्तान की। ऐसा क्यों? पहले ये मान गए थे, फिर वापस से इन्होंने ये डिमांड खड़ी क्यों कर दी? वो इसलिए क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस वन ऑलमोस्ट 208 सीट्स एंड मुस्लिम लीग वन 73 सीट्स। ठीक है, तो मुस्लिम लीग को इस बात का डर था कि आगे चलकर इनका डोमिनेंस बना रहेगा। सो नाउ दे अगेन डिमांडेड फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जो कि सेक्युलर नहीं होगा, जो कि इस्लामिक स्टेट होगा। ठीक है, सो मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग और अगेन उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी कि नाउ वी वांट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी का, बट स्टिल इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड स्टार्टेड टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ समझ रहे हैं वर्किंग क्या क्या हुआ 9 दिसंबर के बाद। सो इन एनी मीटिंग, किसी भी मीटिंग में सबसे पहले हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए होता है जो कि उस मीटिंग को कोऑर्डिनेट करे, जो कि एजेंडा डिसाइड करे, जो कि मेंबर्स को बोलने का मौका दे या फिर उस मीटिंग को कंडक्ट करने में हेल्प करे। सो वी चूज द हेड, वी चूज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली। तो जो इस असेंबली के पहले प्रेसिडेंट चुने गए वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नाउ व्हाई ही वाज चूजन, ये दोस्तों ये सारी डिटेल्स प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको ध्यान से सुनते रहिए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज चूजन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट ही वाज टेम्परेरी। ही वाज टेम्परेरी। अब क्यों? वी वांटेड टू फॉलो अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हम चाहते थे कि इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद जिससे प्रेसिडेंट बनाया जाए उसे हम अपने परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में माने और अपनी प्रोसेस को शुरू करें। शुरू में हमने इन्हें प्रेसिडेंट सिर्फ इसलिए बनाया ताकि हाउस की प्रोसीडिंग्स एटलीस्ट स्टार्ट हो सके। So how he was chosen, on what basis he was not elected? He was chosen because he was the oldest member in the Constituent Assembly. ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है दोस्तों, इस चीज को ध्यान दें, कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सो बाय फॉलोइंग अ फ्रेंच प्रैक्टिस वी choose Dr. Sachidanand Sinha to be the temporary president of Constituent Assembly because he was the oldest member in the assembly. Later, आफ्टर 9th ऑफ दिसंबर हमने इलेक्शन कंडक्ट कराया और 11th दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके साथ ही दो वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए। वो कौन थे? सो जो दो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके नाम थे एस सी मुखर्जी, एस सी मुखर्जी, and the second vice president was Sir V.T. Krishnamachari. इन्हें आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। So the first elected president was Dr. Rajendra Prasad. He was elected on 11th of December 1946 as the president of Constituent Assembly और दो वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए, सर एस सी मुखर्जी एंड सर वी टी कृष्णमाचारी। अब अनदर इंपॉर्टेंट डेट जो हमें इसके बाद याद रखनी है 9th ऑफ दिसंबर के बाद, वो है 13th दिसंबर। 13 दिसंबर को क्या हुआ? On 30th December 1946, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड, पंडित नेहरू इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या था ये? अभी हम इसे जानेंगे। तो ही इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का यदि हम लिटरल मीनिंग समझना चाहें तो क्या मतलब होगा दोस्तों? सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कोई गोल, राइट? कोई गोल या कोई एम, या जिसे आप कह सकते हैं समथिंग यू वांट टू अचीव, राइट? तो समथिंग यू वांट टू अचीव मींस ऑब्जेक्टिव। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है कमिटमेंट। जैसे कि न्यू ईयर के टाइम पर हम सभी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस ईयर में जिम करूंगा, इस ईयर में हेल्दी डाइट फॉलो करूंगा, इस ईयर में ये गोल्स अचीव करूंगा। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब हुआ कि वो कमिटमेंट, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें अडॉप्ट करना है, जिसमें हमने डिफाइन किया कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे एम क्या है और हमारी कमिटमेंट क्या है, हमें किस कमिटमेंट को अचीव करना है। तो ये है लिटरल मीनिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टर्म की। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन laid down the fundamentals and philosophy of the constitution. Fundamentals and philosophy. It laid down the fundamentals and philosophy
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? सो द फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने बताया कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, उनमें किन बातों को महत्वता दी जानी चाहिए, जैसे कि इक्वालिटी को महत्वता दी जानी चाहिए, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सम सॉर्ट ऑफ फ्रीडम, मतलब ये जो वैल्यूज जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में होनी ही चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, फेथ, आप जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक ऐसे स्टेट को क्रिएट करे जिसमें यूनिटी हो, जिसमें इंटेग्रिटी हो, जो कि बिखरे ना, जिसमें जो माइनॉरिटीज है, जो पिछड़ा वर्ग है, उन्हें अधिकार मिले कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, एक ऐसा स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो कि सॉवरन हो, जो कि अपने इंटरनल डिसीजंस खुद ले सके, जो कि अपने एक्सटर्नल डिसीजंस खुद ले सके, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं, दीज वर मेंशन्ड इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यदि आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को समझना चाहें या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मेजर पार्ट को समझना चाहें तो यू कैन रीड प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है? जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, किसी भी बुक में एक ऑथर्स नोट होता है जो बताता है कि उस बुक की खासियत क्या है, उस बुक का कंटेंट क्या है। उसी तरह प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑथर्स नोट है जो कि हमें बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके के जस्टिस दिए गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन जिस स्टेट को बनाता है वो कैसा है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सॉवरन है, यहाँ के लोगों को किस किस तरह के फ्रीडम मिलते हैं, किस किस तरह की लिबर्टी मिलती है, किस किस तरह की इक्वालिटी मिलती है। सो दिस वाज द मेन एजेंडा। जैसे हम इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऑन 13th ऑफ दिसंबर पंडित नेहरू इंट्रोड्यूस कि एजेंडा क्या होगा इस मीटिंग का, ही इंट्रोड्यूस्ड कि एजेंडा क्या होगा इस मीटिंग। सो उन्होंने जो रेजोल्यूशन दिया, इट वाज अडॉप्टेड बाय 22nd ऑफ जनवरी 1947। ठीक। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इट डिसाइड कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बनाने वाले हैं, हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, उसका फ्रेमवर्क कैसा हो, ठीक है, उसका ढांचा कैसा होगा, उसमें क्या वैल्यूज होंगी। सो दिस वाज व्हाट हैपेंड, दिस दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड फ्रॉम 9th ऑफ दिसंबर, फ्रॉम 9th ऑफ दिसंबर 1946 टू 22nd जनवरी 1947। सो अभी तक हमने जान लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे, इसको, इसकी कंपोजिशन क्या थी, इसमें मेंबर्स कौन थे, और उन्होंने काम की शुरुआत कैसे की। अब हमें यह जानना है कि व्हाट व्हाट हैपेंड बिटवीन दिस पीरियड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ 26 ऑफ नवंबर 1949 तक। कुछ प्रोविजन इसके इस डेट से एनफोर्समेंट में आ गए और बाकी के प्रोविजन इसके 26 जनवरी 1950 से आए। अब जो ये पीरियड है फ्रॉम जनवरी 1947 टू नवंबर 1949, इस पीरियड में क्या क्या हुआ, सो एज टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। जब मुस्लिम लीग ने यह देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, प्रिंसली स्टेट ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया है, सो अब उनकी डिमांड पाकिस्तान के लिए एग्रेसिव होने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि अब हम एग्रेसिव नहीं होंगे तो हमें पाकिस्तान भी नहीं मिलेगा, और साथ ही इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है वो भी हमारे हिसाब से नहीं बनेगा क्योंकि हम उस मीटिंग में है नहीं। सो हमारे हाथ से दोनों की चीजें चली जाएंगी। तो ये प्रोटेस्ट काफी अब वायलेंट होने लगे। नाउ मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमें हमारा सेपरेट स्टेट ही चाहिए जो कि इस्लामिक होगा, इंडिया भले ही सेकुलर रह ले, क्योंकि उन्हें ये डर था, और वो जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे वो ये दे रहे थे कि इंडिया कहने को सेकुलर स्टेट बनेगा बट सिंस इट इज हिंदू मेजोरिटी, सिंस इट हैज हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम्स विल बी सप्रेस्ड हियर, मुस्लिम्स वेयर विल बी सप्रेस्ड हियर, ये मुस्लिम लीग की, ये मुस्लिम लीग का कहना था। तो प्रोटेस्ट चल रहे थे और 22 जनवरी को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बन चुका था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट कर दी थी, लगभग लगभग देवर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके साइड टू साइड पार्टीशन चल रहा था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पार्टीशन हो रहा था, ये, इसके लिए जो प्रोटेस्ट हो रही थी ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट थी, वर्ल्ड ने ऐसी प्रोटेस्ट कभी देखी नहीं थी। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन उस टाइम पर काफी ज्यादा थी और मुस्लिम लीग के पास सपोर्ट भी काफी अच्छा था। तो ये जो पार्टीशन की बात थी ये फाइनली एक्सेप्ट हो चुकी थी बाय जून, थ्रू माउंटबेटन प्लान, इसे हम
माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं, या इसे 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के चेयरमैनशिप में इस प्लान ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, पार्टीशन कर सकते हैं। सो हो क्या रहा था, बाई मार्च, जनवरी तक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम कर रही थी और बाद में भी कर रही थी, बट बाई मार्च लोगों को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि आज नहीं तो कल, बाय मार्च और अप्रैल लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो चुका था कि आज नहीं तो कल पार्टीशन होने वाला है। सो दिस वाज द इशू, और फाइनली जून के आते आते जो डिमांड है पार्टीशन की वो एक्सेप्ट हो चुकी थी। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो हुआ क्या, इससे फर्क ये पड़ा कि जब पार्टीशन एक्सेप्ट हो गया तो ये डिसाइड हुआ कि जो एरिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स उस रीजन से आते हैं जो कि पाकिस्तान में फॉल कर रहा है, ये प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर इस रीजन में आते हैं वो पाकिस्तान में है, तो उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करनी पड़ेगी। सो यहाँ की कंपोजिशन में फर्क आ गया। कैसा फर्क आया, वो ये फर्क आया कि पहले 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टीशन के पहले, जिसमें से 296 इलेक्ट होकर आए थे और 93 प्रिंसली स्टेट्स जो वैकेंट थे, 93 सीट्स वैकेंट थी। बट हुआ क्या, जैसा कि मैंने बताया, दिसंबर में पहली मीटिंग हुई और धीरे धीरे जब प्रिंसली स्टेट्स को लगने लगा कि पार्टीशन हो सकता है और फिर शायद हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जगह ना मिले, और जैसे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस कर रहे थे कि आप इंडियन यूनियन को ही ज्वाइन करें, यदि पार्टीशन होता है और इंडिपेंडेंस होती है तो आप इंडियन यूनियन को ज्वाइन कीजिए, तो धीरे धीरे, सो पार्टीशन के पहले ये कंपोजिशन थी। ये सीट्स भले ही वैकेंट थी बट धीरे धीरे भरने लगी थी। धीरे धीरे सिक जन बाई द एंड ऑफ जनवरी द मेंबर्स ऑफ 6 प्रिंसली स्टेट्स हैड ज्वाइंड, और ऐसे करते करते ये बढ़ते जा रहे थे। आफ्टर पार्टीशन दिस नंबर गॉट रिड्यूस्ड टू 299, क्योंकि बाकी के जो ये मेंबर्स थे लगभग 90 मेंबर्स, ये मेंबर्स आते थे उस एरिया से जो कि अब पाकिस्तान की टेरिटरी बनने वाला था। तो ये जो 299 मेंबर्स थे इसकी कंपोजिशन क्या थी, इलेक्ट होकर आए थे, इसमें से 299 मेंबर बचे जो इलेक्ट होकर आए थे, उनमें से 296 में से 229 बचे, और प्रिंसली स्टेट्स की सीट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी वो 93 से घटकर 70 बची। सो दिस वाज द स्टेटस आफ्टर पार्टीशन। ठीक है, सो दिस प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्च अप्रैल तक ये लोगों को लगने लगा था कि पार्टीशन होने वाला है। फाइनली जून में वो पार्टीशन एक्सेप्ट हो गया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि कौन सी टेरिटरी कहाँ फेल करेगी, कौन कौन उसके मेंबर होंगे, एंड बहुत सारा कंफ्यूजन था। तो लोग यहाँ से वहां जा रहे थे, यहाँ से वहां जा रहे थे, बहुत सारी ब्रूटल किलिंग्स हो रही थी, प्रोटेस्ट हो रहा था, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो इस प्रॉब्लम्स के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम था जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रही थी वो रुका हुआ था। आखिर चलता भी कैसे, क्योंकि जो ये पार्टीशन था ये इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। बहुत सारी लड़कियों के साथ, फीमेल्स के साथ ब्रूटल रेप्स हुए थे, किलिंग्स हुई थी, ट्रेन में लाशें भर के आ रही थी, जैसा कि हमने सुना है। तो जून में इस पार्टीशन की डिमांड एक्सेप्ट हुई, एंड बाय अगस्त थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज अलग अलग हो गई। द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, सो बाय अगस्त ये पार्टीशन हो गया, और अब इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इट बिकेम अ सॉवरेन बॉडी। ठीक है, अब इसमें मुस्लिम लीग का कोई इंटरफेरेंस नहीं था क्योंकि पार्टीशन हो चुका था, और अब इसमें 299 मेंबर्स बचे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कर रहे थे, बट ड्यू टू द इश्यूज ऑफ पार्टीशन एंड ड्यू टू द इश्यूज ऑफ अनरेस्ट ये काम रुका हुआ था। तो अब ये काम फिर से स्टार्ट होने वाला था। सो अगेन हम उस टाइमलाइन को देखते हुए चलेंगे। टाइमलाइन क्या थी, टाइमलाइन कुछ इस तरीके से थी। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, उसके बाद 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, 22 जनवरी को इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर किया। फिर उसके बाद काम चल ही रहा था कि पार्टीशन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम डिले हो गया। कब तक, अगस्त 1946 तक। अब हमें समझना है कि नवंबर 1949 तक के बीच में इस टाइम पीरियड में क्या क्या हो रहा था। सो फाइनली जैसा कि हम आज देखते हैं कि आज यदि हमें कोई भी लॉ बनाना है तो लॉ बनाने के पहले हम
कुछ कमिटी बनाते हैं, कुछ कमीशन बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं कम लोगों की, जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो एक्सपर्ट्स के सजेशन लेते हैं, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि इस पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, पॉलिसी की डिमांड क्या है, जनता की डिमांड क्या है। सो ये प्रथा कब हुई स्टार्ट? ये प्रथा एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही स्टार्ट हुई। कैसे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपने काम को डिवाइड किया। पहले उन्होंने बहुत सारी माइनर कमिटीज बनाई। जैसे कि यदि हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के लिए एक कमेटी बना ली, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक कमेटी बना ली, और छोटे छोटे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके लिए कमेटी बना ली कि भाई चोरी डकैती क्रिमिनल लॉस के लिए हमारे पास कैसे लॉज होने चाहिए, हमें पॉलिटिकल राइट्स कौन कौन से देने हैं, हमें इकोनॉमिक राइट्स क्या क्या देने हैं, हमें किस तरह की स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, किस तरीके की जुडिशियरी चाहिए, किस तरीके का एग्जीक्यूटिव चाहिए, किस तरीके का पार्लियामेंट चाहिए। यदि मैं आपको बताऊं तो मोर देन 60 प्लस कॉन्स्टिट्यूशंस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 60 प्लस कंट्रीज वर कंसिडर्ड। लगभग 60 से भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और ये सारे काम ये कमिटीज कर रही थी। तो बहुत सारी माइनर कमिटीज थी और कुछ मेजर कमिटीज थी। मेजर कमिटीज कौन थी? मेजर कमिटीज वो थी जो कुछ बड़े इश्यूज डिस्कस कर रही थी, जैसे कि इंडिया को यूनियन बनाना है, या एक फेडरल स्टेट बनाना है, इंडिया को डेमोक्रेटिक रखना है, या फिर इंडिया में ऑथोरिटेरियन लाना है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम रखना है, या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम रखना है। तो इन बड़े इश्यूज को ये डिसाइड कर रही थी ये मेजर कमिटीज। इनमें से जो इन मेजर ऑफ दीज कमिटीज के जो हेड थे वो उस टाइम के मोस्ट फेमस लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट इन सभी मेजर कमिटीज, मैं आपको बता दूं, 8 मेजर कमिटीज थी। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और इस कमेटी के चेयरमैन थे सर रिस्पेक्टेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। अब ये कमेटी बनी थी, गठित हुई थी 29 अगस्त को 1947, इमीडिएटली जैसे ही पार्टीशन कंप्लीट हुआ। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की स्पीड को बढ़ाने वाले थे। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। और ये कमेटी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये कमेटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी को मिला था सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, इसे बनाना था एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ढांचा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क, कि उसमें क्या क्या होगा, उसके मेन कंटेंट्स क्या क्या होंगे, उसे प्रिपेयर करना था। इसके साथ ही इसे मॉनिटर करना था इस कमेटी को, कि बाकी की जो ये माइनर कमिटीज हैं ये क्या काम कर रही हैं, उनको जो काम है वो एलोकेट करना था। साथ ही एक्सपर्ट्स को, दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को अरेंज करना था। यदि इन कमिटीज को किसी चीज की जरूरत है, किसी तरह का असिस्टेंस चाहिए, तो ये असिस्टेंस भी इसी कमेटी को प्रोवाइड करना था। तो सबसे ज्यादा टफ काम जो था वो ड्राफ्टिंग कमेटी को मिला था, और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इस कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया, और इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर मॉडर्न मनु भी बोलते हैं। सो अब हमारी डेट कहां तक आ गई है? 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हो गया 1947 में, जिसने ड्राफ्ट बनाने का काम शुरू कर दिया। एंड सो द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 मंथ। इसने लगभग लगभग 6 महीने, 6 महीने या अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 140 डेज की मीटिंग में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर दिया बाई फेब्रुवरी 1948। इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया। अब बात यह है कि जो ये हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ठीक है, जिसका ड्राफ्ट, पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में बन चुका था। ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे थे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। हम चाहते थे कि डेमोक्रेटिक इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बने वो डेमोक्रेटिक हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। तो हम नहीं चाहते थे कि लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं, उनको इस ये मौका ही ना मिले कि वो ये डिसाइड कर सके कि उनके लिए क्या प्रोविजंस होनी चाहिए। तो फरवरी 1948 में जब ये ड्राफ्ट आया, तो मीडिया थ्रू मीडिया, ठीक है, थ्रू न्यूज़पेपर्स,
थ्रू वेरियस मीटिंग्स लोगों को, यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, इसको मौका दिया गया कि ये कुछ चेंजेस सजेस्ट करें इस ड्राफ्ट में। यदि उन्हें ऐसा कुछ लगता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में कुछ कमियां हैं, तो वो उन कमीज उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ सजेशंस दे। सो क्या हुआ कि मीडिया के द्वारा लोगों के परसेप्शन को जाना गया और फाइनली उनकी बताई हुई कुछ डिमांड्स को चेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बड़े बदलाव किए गए एंड फाइनली जो इसका बहुत सारे अमेंडमेंट्स और डिस्कशन के बाद इसका सेकंड ड्राफ्ट तैयार हो गया। मतलब जो पहला ड्राफ्ट बना था उसमें कुछ चेंज लाए गए जो कि फरवरी 1948 में बन चुका था, उसमें कुछ चेंज लाए गए और लगभग 8 महीने लगे इस प्रोसेस में लोगों के परसेप्शन को जानने के लिए, ये समझने के लिए कि इसमें क्या क्या चेंजेस की जरूरत है। सो द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड द सेकंड ड्राफ्ट एंड इट वाज प्रिपेयर्ड बाय अक्टूबर 1948। दिस इज द डेट। ठीक है। अब लोगों की ये क्रिटिसिज्म है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इतना टाइम क्यों लगा, वाई सो मच टाइम। इसे भी हम जल्दी से कवर अप कर लेते हैं बिकॉज ये यूपीएससी के मेंस के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे डिटेल में कहीं से भी पढ़ सकते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू एम लक्ष्मीकांत, बट एज ऑफ नाउ आई एम गिविंग यू द मेन हेडलाइंस व्हाई इट टुक सो लॉन्ग। पहला, पार्टीशन। पार्टीशन की जो ये प्रोसेस है ना दोस्तों, ये बहुत ही टफ थी। पार्टीशन होने के बाद कई महीनों तक ट्रेन में लाशें आती थी। जो हिंदूज पाकिस्तान में थे वो इंडिया की तरफ भाग रहे थे, जो मुस्लिम्स इंडिया में थे वो पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे और दोनों को ही नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है, किस टेरिटरी में रहना है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, बॉर्डर्स पर रेप हो रहे थे। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट यू नो मोस्ट टेरिबल इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो पहला रीजन तो यह है कि पार्टीशन की वजह से जो ये इफेक्ट चल रहे थे, पार्टीशन की जो प्रॉब्लम्स हुई थी, पार्टीशन हुआ 1947 में था बट इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो 1948 और इवन 1949, इवन 1950 के बाद भी 1960s तक लोगों को परेशानी होती रही। ऐसे बहुत से लोग थे जो वहां फंस गए थे, ऐसे बहुत से लोग थे वहां के, ऐसे लोग थे जो यहाँ फंस गए थे, परिवार बिछड़ गए थे। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी टाइम लगा। तो पहली प्रॉब्लम पार्टीशन। अपार्ट फ्रॉम enacting the constitution, constituent assembly was doing two things, ये जानना जरूरी है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है ये दो काम कर रही थी। क्या क्या? पहला तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कर रहे थे। तो जब जब ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए मिलती थी तो इसके प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश ऑल ऑफ अ सडन इंडिया छोड़ के जा चुके थे अगस्त 1947 में। तो इस कंट्री को चलाने के लिए कुछ ऑर्डिनरी लॉस की जरूरत भी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता तब तक हम रोक तो सकते नहीं है, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑर्डिनरी लॉज और कंट्री को रन करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक डोमिनियन लेजिस्लेचर जैसे हम बोलते हैं, या फिर एक प्रोविजनल पार्लियामेंट जैसे आप बोल सकते हैं, ये कुछ उस तरह काम कर रही थी। इट वॉज द असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम फर्स्ट पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं, या एक डोमिनेंट लेजिस्लेचर की तरह काम कर रही थी। तो जब जब ये बॉडी उन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए मिलती थी तो इट वाज चेयर्ड बाय जीवी मवलंकर। इसे आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखिए। पहला, जब जब ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के एजेंडा के साथ मिलती थी तब तक इसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके प्रेसिडेंट होते थे। और जब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलती थी इस देश को चलाने के लिए, लॉज पास करने के लिए, ऑर्डिनरी है ना टेम्परेरी लॉज पास करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, तब तक जीवी मवलंकर साहब इस बॉडी को चेयर करते थे। तो दूसरा रीजन कि व्हाई इट वाज टेकिंग सो मच टाइम, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ओनली मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन बट इट वाज आल्सो एक्टिंग एज डोमिनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, इट वाज आल्सो एक्टिंग एज डोमिनियन लेजिस्लेचर और सम सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट और प्रोविजनल पार्लियामेंट जैसे कि आप कह सकते हैं। दूसरा, हमने डेलिबरेट डिस्कशन किया, हमने बहुत ज्यादा स्टडी की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया 60 प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, 60 प्लस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया गया था एंड दैट्स व्हाई इट टुक ऑलमोस्ट 2 years, 11 months एंड 18 days फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। उसके बाद चौथा रीजन जो आप बोल सकते हैं वो था एक्सटेंसिव डिबेट का। हर मुद्दे पर बहुत ज्यादा डिस्कशन होते हैं, बहुत जगह ओपिनियन लिया जाता था, पब्लिक ओपिनियन का लिया जाता था, और जब जब एक एक मेंबर हाँ ना कर दे तब तक उस प्रोविजन को पास नहीं किया जाता था। तो किसी भी बॉडी में यदि किसी
डिसीजन पर आना है तो या तो वोटिंग होती है या कंसेंसस होती है। वोटिंग का मतलब क्या होता है कि यदि 50% से ज़्यादा लोगों ने हाँ कर दिया तो वो चीज़ पास कर देते हैं। बट इन कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस में ये होता है कि मीटिंग में जो भी आया है, जब तक सारे लोग एग्री ना कर जाएं, तब तक उस चीज़ को पास नहीं किया जाता है। दैट्स वाई इट टुक सो लॉन्ग फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। अब जैसा कि हमने देख लिया था कि ड्राफ्ट कमेटी जो थी, जो कि इंडिया की जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ये अगस्त तो ड्राफ्ट कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 1947, जिसने पहला ड्राफ्ट बना दिया बाई फरवरी 1948। उसके बाद इस पर लोगों को सजेशन लेने के लिए, लोगों की परसेप्शन को समझने के लिए, मीडिया की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए कुछ प्रपोजल्स पूछे गए, लोगों से उनकी डिमांड्स पूछी गई और कुछ मॉडिफिकेशन किया। एंड बाई अक्टूबर दिस ड्राफ्टिंग कमिटी प्रिपेयर द सेकंड ड्राफ्ट बाई अक्टूबर 1948। और फाइनली जो फाइनल ड्राफ्ट था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर 4 1948। नवंबर 4 को पहली बार इस ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया डिस्कशन के लिए कि अब इसको फाइनलाइज करके हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। असेंबली सो दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को 4 नवंबर 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट कर दिया। इट वाज द फाइनल ड्राफ्ट, जिससे पर जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन होने के बाद, डिस्कशन होने के बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशन का रूप देना था। अब सवाल ये उठा है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्ट आ चुका था 4 नवंबर 1948 को, तो इतना टाइम किस प्रोसेस में लगा कि फाइनली हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर पाए 26 नवंबर 1949। तो इतना टाइम क्यों लगा, या फिर हम ये भी समझना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसी क्या प्रोसेस होती है कि इसमें इतना टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हमें अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम से भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे यदि हम बात करें, जो कोई भी बिल होता है, कोई जैसे हम बात करें, कोई भी बिल होता है, यदि हम कोई लॉ बनाना चाहते हैं तो पहले हम उसका एक ड्राफ्ट प्रपोजल लाते हैं, या जिसे आप ड्राफ्ट ड्राफ्ट बोल सकते हैं, या फिर आप प्रपोज्ड लेजिस्लेशन भी बोल सकते हैं। तो किसी भी लॉ को बनाने के लिए, या हम कह लें किसी भी एक्ट को बनाने के लिए, पहले बिल तैयार किया जाता है, फिर उस बिल को पार्लियामेंट में लेकर आया जाता है, फिर पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं, रीडिंग्स होती हैं, और फाइनली जब ये दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, इसे प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है, तब जाकर ये एक्ट या फिर लॉ बन जाता है। तो हमें इस प्रोसेस को समझना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, या हम आज की बात करें तो पार्लियामेंट में, वो क्या प्रोसेस होती है कि आप एक तरफ से बिल इंट्रोड्यूस करते हैं एंड फाइनली जब वो पास हो जाता है तो एक्ट हो जाता है। तो बिल में और एक्ट में फर्क क्या है? बिल इज जस्ट रिटन ऑन पेपर, इट इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट एक्ट या लॉ क्या है? इट इज लीगली सैंक्टिफाइड, इट इज इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, इट हैज लीगल सैंक्टिटी, राइट? इट इज इन्फोर्सिबल इन दी ऑर्डिनरी कोर्ट्स और इन दी एनी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन जो बिल है, बिल इट्स जस्ट अ प्रपोजल, एक पेपर पर कोई भी बात लिखी हुई है। जैसे कि यदि हम बात करें, यदि हमें आज के टाइम पर एक राइट चाहिए, मान लीजिए हमें राइट टू इंटरनेट की डिमांड आई, सरकार क्या करेगी? पहले राइट टू इंटरनेट का एक बिल बनाएगी, जिसमें ये सारी बातें सोचेंगे कि हमें क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है। इस बिल में कुछ सेक्शंस होंगे, राइट, लाइक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, जिसमें ये सब कुछ डिस्क्राइब होगा कि किन किन लोगों को ये राइट मिलेगा, किस एज ग्रुप के लोगों को ये राइट मिलेगा, क्या बच्चों के पास भी ये राइट होगा। और उसके बाद हर सेक्शन में कुछ सब क्लॉसेस होंगे, ए, बी। तो दिस इज हाउ इट विल बी अ बिल। फिर उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और किसी भी बिल को यदि पास होना पड़ता है तो उसे प्रेसिडेंट का असेंट भी चाहिए होता है। सो व्हाट हैपेंस, दिस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, जहां पर डिस्कशंस होता है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है। यदि
उसे 50% प्लस वन से ज्यादा वोटिंग मिल गई। यदि हम बहुत से राइट्स की बात करें तो वहां पर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, जहां पर 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की सपोर्ट होना चाहिए। बट हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो लोकसभा में ये प्रेजेंट होगा। जैसे ही ये यहाँ से पास हो जाएगा देन इट विल मूव टू राज्यसभा, फिर यहाँ पर भी वोटिंग होगी, और यदि यहाँ पर भी इसे मेजोरिटी ने पास कर दिया देन इट विल गो टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने इसे यदि पास कर दिया, उस पर साइन कर दिए, देन इट बिकम्स एन एक्ट। और जब ये एक्ट बन जाएगा तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन डेट आएगी जब से ये लागू होगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ 10 मई 2024 को, और ये जो पूरी प्रोसेस है, लोकसभा में इंट्रोडक्शन की, राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट का सेंड, उसके बाद जाकर ये एक्ट बन पाता है 25 मई 2024 को। तो ये इस डेट से लागू नहीं होगा, या इस डेट से आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे राइट टू इंटरनेट मिल गया है एंड नाउ आई शुड बी गिवन इंटरनेट बट आई एम नॉट गेटिंग। तो दिस एक्ट इनफोर्सेबल होता है एक नोटिफिकेशन डेट से, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब ये नोटिफिकेशन डेट जून 1 जून 2024 भी हो सकती है, या फिर ये 1 जून 2025 भी हो सकती है। जैसे कि हम राइट टू एजुकेशन के एक्ट का एग्जाम्पल ले लें, तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है हमारा, राइट, आर्टिकल 21A, इट वॉज पास्ड, सॉरी एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि मैं राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, तो इट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2002। बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्ट आया वो आया 2009 में, जिसे हम राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं, और ये इफेक्ट में आया 2010। सो दिस इज द प्रोसेस कि हाउ बिल कम्स, इट बिकम्स एन एक्ट एंड देन इट कम्स इनटू द नोटिफिकेशन। तो हम इस प्रोसेस को अच्छे से अब डिटेल में समझने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने में 4 नवंबर 1948 को बिल आया है, और फिर उसके बाद ऐसा क्या प्रोसेस हुई कि 1 साल लग गया हमें उसे फाइनली बनाने में। उसके लिए हम पहले एक पार्लियामेंट की प्रोसेस को समझेंगे। कोई भी बिल है, जैसे बिल दो तरह के हो सकते हैं किसी भी हमारी पार्लियामेंट में। पहला, एक वो बिल जो किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है, तो ये हम लिख ले जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिल, या फिर ये बिल कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऑलराइट, तो ये बिल यदि कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंट कर रहा है तो ये गवर्नमेंट का बिल होगा, या प्राइवेट मेंबर कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे प्रोसीजर हैं कि हाउ इट विल बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, हम वन बाय वन समझते हैं। पहला हो सकता है ये कि ये बिल प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, फिर प्राइम मिनिस्टर इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लेकर जाए फॉर प्रायर रिकमेंडेशन, एंड देन प्रेसिडेंट में इंट्रोड्यूस इट इन दी पार्लियामेंट। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि बहुत से बिल में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर उस बिल में प्राइम मिनिस्टर की भी जरूरत नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली इसे प्रेजेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट में, या फिर प्राइवेट मेंबर भी इसे डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट में। तो दिस इज हाउ अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का मतलब क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो मान के चलते हैं कि फर्स्टली इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। बहुत से बिल हैं जो पहले लोकसभा में ही प्रेजेंट हो सकते हैं, बाकी बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो किसी भी एक हाउस में आ सकते हैं। वो जिस भी हाउस में आते हैं उसे ओरिजिनेटिंग हाउस बोला जाता है। सो सपोज दिस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। अब होगा क्या, तो यदि हम बिल की बात करें तो बिल में कुछ सेक्शन होंगे। यदि हम बिल के स्ट्रक्चर की बात करें कि बिल कैसा होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोई टाइटल होगा। जैसे कि यदि हम राइट टू इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो इसका एक टाइटल होगा कि भाई दिस बिल इज अबाउट राइट टू इंटरनेट। साथ ही इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई हम हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जो भी 18 ईयर से ज्यादा के लोग हैं हम उन्हें राइट टू इंटरनेट दे रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में इंटरनेट की बहुत जरूरत है। बिना इंटरनेट के कोई भी काम ठीक से नहीं होता। तो इसमें इस बिल में कुछ सेक्शंस होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 1 2 3 एनी नंबर ऑफ सेक्शन। हर सेक्शन के अंदर कुछ क्लॉसेस होंगे, कुछ सब क्लॉसेस होंगे। ठीक है, सो इफ दिस बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, तो सबसे पहले जो काम होगा वो होगा फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग में किसी भी बिल का टाइटल और ऑब्जेक्टिव बताता है वो व्यक्ति जो भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव बताने के बाद होती है सेकंड रीडिंग स्टार्ट, जिसमें कि ये जो हमारा बिल है इसको सेक्शन बाय सेक्शन, क्लॉज बाय क्लॉज डेलिबरेटली रीड किया जाता है। सारे के सारे सेक्शंस, सारे के सारे क्लॉसेस, सब क्लॉसेस, और इसमें
एक एक सेक्शन पर डिबेट होती है कि क्या ये सेक्शन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो मान के चलिए यदि जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसमें 5 सेक्शंस थे और 3 क्लॉसेस थे मान लीजिए, और सेकंड रीडिंग के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए और नाउ दिस बिल हैज 6 सेक्शंस और कुछ चीजें डिलीट हो गई, इट हैज नाउ ओनली 2 क्लॉसेस। ठीक है, सो दिस इज नाउ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द बिल। ऑलराइट, तो यदि ये प्रोसेस हो जाएगी, फिर उसके बाद होगी लास्ट प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं थर्ड रीडिंग, जिसमें ये जो पूरा का पूरा मॉडिफाइड बिल है इस पर बात होगी कि क्या इस बिल को लोकसभा पास कर रही है, क्या लोकसभा इस बिल को एक्ट बनाना चाहती है। तो उसके लिए वोटिंग लगेगी। तो दो चीजें हो सकती हैं, पहला या तो पास हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इफ इट इज रिजेक्टेड देन बिल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इफ इट इज पास्ड देन इट विल मूव टू द सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दिस इज कॉल्ड राज्यसभा। ठीक है, यहाँ भी वही प्रोसेस होगी। सो इफ इट इज पास्ड इट विल देन मूव टू राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में भी यही प्रोसेस फिर से शुरू होगी। फर्स्ट रीडिंग होगी जिसमें टाइटल और ऑब्जेक्टिव पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग होगी जिसमें सेक्शन बाय सेक्शन क्लॉज बाय क्लॉज इसे पढ़ा जाएगा। और यदि किसी चेंज की जरूरत है इस बिल में, जो ये बिल ऑलरेडी मॉडिफाई हो चुका है, तो दे विल सजेस्ट सम चेंजेस। जैसे लोकसभा चाहे तो चेंज कर सकता है, ना चाहे तो नहीं कर सकता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ बिल इट इज। फाइनली यहाँ भी थर्ड रीडिंग होगी जिसमें या तो ये बिल रिजेक्ट हो जाएगा, थर्ड रीडिंग का मतलब है वोटिंग, या तो ये बिल रिजेक्ट हो जाएगा या फिर ये बिल पास्ड हो जाएगा। सो इफ इट इज पास्ड देन व्हाट हैपेंस, देन अगेन दिस बिल goes to the president, then again this bill goes to the president. Okay, so what can happen now? अब बात है प्रेसिडेंट्स की असेंबली। हम यहाँ पर आगे की प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सो नाउ द बिल इज विद प्रेसिडेंट। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये रिजेक्ट होगा, ऐसे केसेस में जहां ये बिल पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट ने ही इंट्रोड्यूस किया था वहां पर प्रेसिडेंट इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनने पढ़ने के बाद ही इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा, पास्ड, यानी कि उन्होंने असेंट दे दिया। सो फाइनली इफ इट इज पास्ड इट बिकम्स एन एक्ट। जो ये बिल हमने बनाया था ये, नाउ इट हैज बिकम एन एक्ट। उसके बाद एक नोटिफिकेशन डेट आएगी कि कब से ये एक्ट लागू होगा, जैसे कि आप विथ इफेक्ट फ्रॉम भी बोल सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर कि कोई भी बिल को एक्ट बनाने के लिए होता क्या है, वो जिस भी बॉडी को उसे बनाना है वहां फर्स्ट रीडिंग होती है जिसमें वहां का टाइटल प्लस ऑब्जेक्टिव डिस्कस होता है। सेकंड रीडिंग में यदि कोई मॉडिफिकेशन करने हैं तो वो डिस्कस होते हैं, और थर्ड रीडिंग में फाइनली इस बिल को पास कर दिया जाता है। तो इसी को समझने के लिए, इस प्रोसेस को हमने समझा क्यों, इस प्रोसेस को हमने समझा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोसेस को समझने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी यही हुआ। व्हाट हैपेंड, दिस इज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया, राइट। इट गॉट प्रेजेंटेड बाय एनी पर्सन, प्राइम मिनिस्टर या जो हमारे इंटरनल प्राइम मिनिस्टर थे, आप ड्राफ्टिंग कमेटी बोल लीजिए, बी आर अम्बेडकर, ही प्रेजेंटेड इट इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ क्या, पहले फर्स्ट रीडिंग हुई जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के टाइटल और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया गया। फिर उसके बाद सेकेंड रीडिंग हुई जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज सेक्शन बाय सेक्शन इसे डिस्कस किया। फिर उसके बाद थर्ड रीडिंग हुई जिसमें कि इसे पास किया गया। अब फर्क क्या था पार्लियामेंट की थर्ड रीडिंग में और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थर्ड रीडिंग में, हमने देखा था कि यहाँ पर 50% प्लस वोट यदि मेजोरिटी ने पास कर दिया तो ये बिल एक्ट बन जाएगा। बट हमारे यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमने कंसेंसस मेथड फॉलो किया था। कंसेंसस में होता क्या है, जब तक हर एक मेंबर इसे पास ना कर दे जो कि प्रेजेंट है, तब तक ये पास नहीं माना जाएगा। यदि कोई मेंबर नहीं चाहता है कि ये पास ना हो तो उसे कोई लॉजिकल रीजन देना होगा, लॉजिकल रीजन। इसी लॉजिकल रीजन की वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल माना जाता है, क्योंकि यदि किसी भी बिल पर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट होती थी या मॉडिफिकेशन कोई अम्बेडकर साहब भी सजेस्ट करते थे तो उसमें इतना लॉजिक होता था कि उसे फिर कोई मना नहीं कर पाता था। फाइनली इट वॉज पास्ड टू दी प्रेसिडेंट, राइट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड वंस ही सेड इट यस इट बिकेम योर कॉन्स्टिट्यूशन। So this was the process which constitution also followed. So होता क्या है अब, इन इन इस प्रोसेस को हमने समझा क्यों, इस प्रोसेस को हमने इसलिए समझा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी ने फर्स्ट रीडिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्ट को 4 नवंबर 1948 को प्रेजेंट की फर्स्ट रीडिंग के लिए, जिसमें टाइटल और ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया और लगभग 5 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो यदि आप डेट बाय डेट याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 9 नवंबर तक फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद 15 नवंबर को इस बिल को
सेकंड रीडिंग के लिए लाया गया। 15 नवंबर 1948 को इस बिल को सेकंड रीडिंग के लिए लाया गया। और इसी प्रोसेस में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि इसमें हर सेक्शन पर, हर क्लॉसेस पर डिस्कशन होता है, डिसाइड होता है कि उस सेक्शन को रखना है या नहीं, उस क्लॉज को रखना है या नहीं, और इसी वजह से इसमें टाइम लगता है। तो फाइनली दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल 17 अक्टूबर, नॉट 1949। दिस वाज द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टेकन। इसी प्रोसेस में लगभग 11 महीने लग गए। यदि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात करें तो उसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो 9 दिसंबर से नवंबर 49 तक जो टाइम था वो 2 साल था। 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। तो 11 मंथ्स लगभग लगभग, या 10 महीने कह लीजिए, तो इसी में लग गए, इसी वाली प्रोसेस में, सेकंड रीडिंग में। क्यों इतना टाइम लग गया? क्योंकि ये प्रोसेस में हर सेक्शन को डिलीट किया, चेंज किया गया था, और लगभग 7,500 से भी ज्यादा चेंजेस हुए थे। 7,500 से भी ज्यादा चेंजेस प्रपोज हुए थे, और उसमें से एक्चुअली लगभग 2,400 प्लस चेंजेस एक्सेप्ट किए गए। तो इतने सारे चेंजेस हुए इस प्रोविजन में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा भी था, राइट? इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, इसलिए इस प्रोसेस में टाइम लगा। तो फाइनली इट गॉट कंप्लीटेड बाय 17 अक्टूबर, और अब हम आ चुके थे अपनी लास्ट स्टेज पर, थर्ड रीडिंग के लिए, जब ऐसे कंसेंसस के द्वारा पास करना था। तो सिंस बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी थी, तो हमें ये तो सबका एग्रीमेंट तो था ही। 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुई, एंड इट गॉट कंप्लीटेड बाय 26 नवंबर 1949। सो 26 नवंबर को यदि हम डेटा की बात करें तो लगभग 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे जिन्होंने साइन किया इस डॉक्यूमेंट पर, और फाइनली हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। उसी दिन से कुछ प्रोविजंस इसके लागू हो गए थे, जैसे कि इलेक्शन से लेकर, है ना, और बहुत सारे ऐसी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे लॉज थे, जैसे कि पार्लियामेंट से रिलेटेड लॉ, इलेक्शन से रिलेटेड लॉ, सिटीजनशिप से लेकर कि कौन कौन इंडिया का सिटीजन है, कौन कौन इस कंट्री का सिटीजन नहीं है, या फिर जो पाकिस्तान से आ रहे हैं तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होगी। उसके बाद बहुत सारे प्रोविजंस, मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो थे वो इम्प्लीमेंट हुए थे 26 जनवरी 1950 से। अब ऐसा क्यों? 26 नवंबर 1949 को ही हमने इसे लागू क्यों नहीं कर दिया? हमने 26 जनवरी 1950 को ऐसे लागू कंप्लीट तरीके से इसलिए किया क्योंकि 26 जनवरी जो ये डेट है इसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी। 1930 में, 26 जनवरी 1930 को, 26 जन 1930 को हमने सेलिब्रेट किया था पूर्ण स्वराज डे, जिसको ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन passed by the इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द लाहौर सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन 1929 में ये डिसाइड किया था कि अब इंडियंस का जो मेन गोल होगा वो होगा पूर्ण स्वराज। अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस से ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए इस डेट को चुना गया। 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया, और बहुत सारे प्रोविजंस लागू हो गए। और इसी डेट से, इसके पहले जो एक्ट्स चल रहे थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये सीज हो गए। इनके जो भी प्रोविजंस चल रहे थे अब वो नहीं चल रहे थे। फाइनली आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड टू वर्क फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो यदि हम अपनी मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस को समझना चाहें तो वो ये है कि भाई, कैबिनेट मिशन प्लान आया इंडिया में मार्च में, राइट? इन मार्च कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया। इन मे दे प्रपोज द स्कीम टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मे के बाद जो उन्होंने प्रोसेस बताई थी उसके अकॉर्डिंग जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुए। कब आया था दिस ये हम बात कर रहे हैं हमारे 1946 की। जुलाई अगस्त में 1946 हुए। नवंबर तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई। 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई और इसकी पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसकी मीटिंग स्टार्ट हुई। 9 दिसंबर को ही हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। 9 दिसंबर को हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट मीटिंग, राइट? 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करके 1946 में प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर उसके बाद 30 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमें कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमें
क्या कमिटमेंट हमने की, उसमें जस्टिस होगी, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होगी, सॉवरन होगी, डेमोक्रेटिक होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस होंगे वो लोगों को इक्वालिटी देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद क्या होता है, 22 जैन 1947 को ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद पार्टीशन का बहुत ज्यादा ट्राउमा होता है, प्रॉब्लम्स आती है इंडिया में, मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं कर रही थी, अनरेस्ट चल रहा था, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। और उसके बाद 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसके चेयरमैन थे श्री भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने लगभग लगभग 6 महीने में, या हम कह लें 141 डेज की जो उनकी सिटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर लिया, जो कि फेब्रवरी 1948 तक तैयार हो गया। इट वॉज द डेट जब फर्स्ट ड्राफ्ट बन के आ चुका था। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी वर मेकिंग वॉज फॉर दी डेमोक्रेटिक कंट्री, तो लोगों को ये मौका दिया गया कि वो समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना है, थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस, और उनसे भी कुछ चेंजेस एक्सेप्ट किए। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूंट ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक सेकंड ड्राफ्ट बनाया उन चेंजेस को लाने के बाद, इन अक्टूबर 1948। ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट रीडिंग के लिए हमने अभी अभी पढ़ा है 4 नवंबर 1948 को इसे इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड ड्राफ्ट। ऑल राइट। और 4 नवंबर को इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया फर्स्ट रीडिंग के लिए, जिसमें टाइटल और ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर दिया गया। 9 नवंबर तक ये प्रोसेस कंप्लीट हुई, यहाँ हम लिख लेते हैं फर्स्ट रीडिंग गॉट कंप्लीटेड बाई 9 नवंबर 1948। उसके बाद 15 नवंबर 1948 से प्रोसेस स्टार्ट हुई सेकंड रीडिंग की। राइट। जो चली लगभग लगभग 17 अक्टूबर 1949 तक। दिस प्रोसेस गॉट कंप्लीटेड बाई 17 अक्टूबर 1949। और उसके बाद थर्ड रीडिंग स्टार्ट हुई कब, 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुई थर्ड रीडिंग, जब फाइनली हमें इसे पास करना था, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे, तो सभी लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये वॉज एक स्मॉल प्रोसेस थी। तो 26 नवंबर 1949 ये वो डेट है जिस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। दिस वॉज द डेट जिस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, और इसी डेट से बहुत सारे प्रोविजंस इसके लागू हो गए। फिर एक डेट चुनी गई, जो थी 26 जनवरी 1950, because of its historical importance, as this date was celebrated as Purna Swaraj Day in 1930 as per the resolution of the Indian National Congress in the Lahore session। और इस टाइम तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर तैयार। सो वी डिस्कस्ड द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके पहले के लेक्चर में हमने इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव को भी समझ लिया था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे लेकर जो हमारा स्ट्रगल था उसको भी कवर कर लिया था, और उसके पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट कवर कर लिए थे। जैसा कि आपको पता ही है, इस वीडियो सीरीज में हम GS2 के सिलेबस को टारगेट कर रहे हैं। इस पेपर को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है: इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इनइक्वालिटीज और सोशल जस्टिस, एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस टुगेदर। इन तीनों ही पेपर में लगभग 70 से 100 नंबर के क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते हैं। इन तीनों सेगमेंट्स में भी हम पहले पॉलिटी के सिलेबस को टैकल कर रहे हैं, जिसका मेन पार्ट इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and its and the structure of Indian administration, legislature, right, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिसाइड किया था कि वी विल टेक दीज टू सेगमेंट्स टुगेदरली एंड देन वी विल काउंटर गवर्नेंस एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द other segments of this paper. So I hope you enjoyed this lecture. If you like this lecture, oh sorry, as I promised you in the beginning of this lecture, that from today on we will also give you some assignments to make your preparation for the civil service examination easier, so that you don't feel that your preparation is lacking. So your assignment is to make 150 points, or make 150 to 200 points from the chapter Making of the Indian Constitution from M. Lakshmikant. एक चैप्टर होगा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत, विच इज कंसिडर्ड एज बाइबल फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मैं चैप्टर का नाम भी लिख देता हूँ, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मेरे हिसाब से शायद सेकंड चैप्टर होगा एम लक्ष्मीकांत में। इसके साथ ही आप एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ, इसे रीड कीजिए और इसमें दी हुई एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
This is from NCRT. This is your assignment. Till next lecture, we will meet in the next lecture. Thank you for watching.